Hello students, in today's lecture we will discuss about the example of phylum Annelids। तो हमने एनिलिड्स के एग्जाम्पल्स के लिए एक अलग से लेक्चर तैयार किया है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि डिफरेंट मेडिकल एग्जामिनेशन में एनिलिड्स फाइलम के एग्जाम्पल्स में से काफी ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब काफी ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, तो इसलिए इसे हम थोड़ा डिटेल में लेंगे। तो एनसीईआरटी में हालांकि इसके बारे में केवल नाम अकेले लिखे हुए हैं एग्जाम्पल्स के, पर हम काफी डिटेल में जाएंगे और इनके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। और इस लेक्चर को केयरफुली सुनिए क्योंकि एग्जाम के वेटेज के हिसाब से आज का लेक्चर काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो टुडेस लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमने बात किया था फाइलम एनिलिड्स के बारे में। तो फाइलम एनिलिड्स का जो कॉमन नेम है वो क्या है? सेगमेंटल वर्म। द कॉमन नेम ऑफ द फाइलम एनिलिडा इज द सेगमेंटल वर्म। अब देखिए, लेमार्क ने सबसे पहली बार टर्म एनिलिडा इंट्रोड्यूस किया था। अब उन्होंने बताया था, उन्होंने जो एनिलिडा वर्ड जो है डिजाइन किया था, तो ग्रीक लैंग्वेज में एनालस का मतलब होता है स्मॉल रिंग। तो इसलिए इस फाइलम का नाम उन्होंने क्या रखा? एनिलिड्स, एनिलिडा। तो कुछ बच्चों को लगता है कि इस फाइलम का कॉमन नेम रिंग वर्म होना चाहिए क्योंकि एनालस का मतलब होता है रिंग, बट नहीं। रिंग वर्म इज अ डिसीज, एक फंगल डिसीज है रिंग वर्म। ठीक है, इस फाइलम का कॉमन नेम रिंग वर्म नहीं है, इसका कॉमन नेम सेगमेंटल वर्म। ठीक है, अच्छा, इसके बाद मैंने अपने कल के लेक्चर्स में, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि इस फाइलम के अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट भी देखने को मिल सकता है और इनडायरेक्ट देखने को मिल सकता है। यदि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है तो इस फाइलम के अंदर जो लार्वल स्टेज है वो हमें ट्रोकोफोर लार्वा देखने को मिलती है। कौन सी स्टेज देखने को मिलती है? ट्रोकोफोर लार्वा। इसके अलावा यह अकेला एक ऐसा फाइलम है जिसमें हमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। अब मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या होता है? ऐसा सेगमेंटेशन जिसमें बॉडी के बाहर भी सेगमेंटेशन है और बॉडी के अंदर भी सेगमेंटेशन है। यदि इस तरह का सेगमेंटेशन है तो इसे हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन के नाम से जानते हैं। तो इन एनिमल्स के अंदर मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस फाइलम के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स के बारे में। ठीक है, तो इस फाइलम के मेंबर आपको एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं और एक्टोपैरासाइट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस फाइलम के बहुत ही कॉमन एनिमल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसे कि हम नेरिस के नाम से जानते हैं। नेरिस, इट इज ऑल्सो नोन एज निएंथिस। इसे नेरिस के नाम से भी जाना जाता है और इसे निएंथिस के नाम से भी जाना जाता है। अब हम इसके बाद इसके कुछ कॉमन नेम भी डिस्कस करते हैं। इसके कॉमन नेम को लेकर बात किया जाए तो इस एनिमल के जो कॉमन नेम है वो है इसको हम रगवर्म के नाम से जानते हैं। इसे हम सैंडवर्म के नाम से जानते हैं, इसे हम क्लम वर्म के नाम से जानते हैं। तो यदि इसके
कॉमन नेम को लेकर डिस्कस किया जाए तो आप देखिए इसे हम इतने सारे कॉमन नेम से जानते हैं। ठीक है, तो नियंथिस या जो नेरिस का कॉमन नेम क्या क्या है? रगवर्म के नाम से जानते हैं इसको, सैंडवर्म और क्लबवर्म के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है, इसके हम हैबिटेट को डिस्कस करें तो ये सभी मरीन होते हैं। ये ऐसे सी में देखने को मिलते हैं जिसकी गहराई कम होती है। सोलो जो सी होते हैं, सेलो सी जो होते हैं, या जहां पर डेप्थ सी की बहुत कम होती है, वहां पर ये देखने को मिलते हैं। ये पैलेजिक एनिमल होते हैं। ठीक है, ये जो एनिमल है नियंथिस मरीन है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो लोकोमोशन होता है, आप देखिए इस पूरे एनिमल में लोकोमोशन के लिए आपको यहां पर स्पेशल स्ट्रक्चर दिखेंगे जिन्हें हम बोलते हैं पैरापोडिया। तो इस एनिमल में जो लोकोमोशन होता है पैरापोडिया से होता है। ये कार्निवोरस एनिमल होते हैं। ठीक है, ये एनिमल किस टाइप के हैं? कार्निवोरस एनिमल होते हैं। उसके बाद इसमें डिफरेंशिएटेड हेड प्रेजेंट होता है जिसमें कि आपको आई प्रेजेंट दिखाई देंगे। तो आप देखिए इसमें डिफरेंशिएटेड आपको इसमें क्या दिख रहा है? हेड दिख रहा है, और इसमें रेड स्पॉट के फॉर्म में क्या दिख रही है आपको? आई। तो इसमें आपको डिफरेंशिएटेड हेड विथ आई प्रेजेंट। इसमें आपको डिफरेंशिएटेड हेड देखने को मिलता है जिसमें आपको आई देखने को मिलती है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के रिगार्डिंग डिस्कस करें तो हमने फाइलम के कैरेक्टर में डिस्कस कर लिया था कि इसमें आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है, हीमोग्लोबिन डिजॉल्व इन द प्लाज्मा। ठीक है, उसके बाद इन एनिमल में एक्सक्रीशन की बात करें तो नेफ्रिडिया से होगा जो कि इस फाइलम के कैरेक्टर है। ये एनिमल जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। ये एनिमल कैसे हैं? सेक्सुअल। डायोसियस टाइप के एनिमल होते हैं ये, या ये यूनिसेक्सुअल टाइप के एनिमल होते हैं। डायोसियस या यूनिसेक्सुअल के रिगार्डिंग डिस्कस करें तो इसमें मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगा। तो ये डायोसियस या फिर यूनिसेक्सुअल है, मतलब कि मेल अलग और फीमेल अलग होते हैं। ये इनमें देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है, मतलब वाटर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। फर्टिलाइजेशन आपको कैसे दिखाई देगा? यहां पर एक्सटर्नल दिखाई देगा। उसके बाद अब आप क्या देखेंगे इनके अंदर कि फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, इनका जब ब्रीडिंग सीजन होता है एट द टाइम ऑफ
ब्रीडिंग सीजन। तो ब्रीडिंग सीजन के समय जो नेरिस होता है उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आ जाते हैं और उसे हेट्रोनेरिस के नाम से जाना जाता है। तो ब्रीडिंग सीजन में नेरिस को किस नाम से जाना जाता है? हेट्रोनेरिस के नाम से जाना जाता है। हेट्रोनेरिस में क्या होगा? हेट्रोनेरिस में उसके बॉडी का पीछे वाला पोर्शन में काफी लंबे लंबे आपको पैरापोडिया देखने को मिलेंगे। तो जो चेंजेस होते हैं इसके पीछे वाले जो आधा पोर्शन है उसमें आपको चेंजेस दिखाई देते हैं नेरिस के अंदर। ठीक है, तो ब्रीडिंग सीजन में नेरिस कन्वर्ट इनटू द हेट्रोनेरिस। नेरिस किसमें कन्वर्ट हो जाता है? हेट्रोनेरिस में कन्वर्ट हो जाता है एट टाइम ऑफ ब्रीडिंग सीजन। इट बिकम क्लियर? ये समझ में आ गया आपको? क्लियर हो गया? ठीक है, तो ब्रीडिंग सीजन में ये चेंजेस हुआ। अब इसमें डेवलपमेंट कैसा होगा? तो इसमें जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट टाइप का होता है। डेवलपमेंट कैसा होगा यहाँ पर? इनडायरेक्ट टाइप का। तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट मतलब ही क्या प्रेजेंट है? लार्वा स्टेज प्रेजेंट है। यहाँ पे जो लार्वा होगा वो कौन सा होगा? ट्रोकोफोर लार्वा होता है। कौन सा लार्वा होता है यहाँ पर? ट्रोकोफोर लार्वा आपको डेवलपमेंट में दिखाई देता है। एक्चुअली क्या होता है, जब भी इनका ब्रीडिंग सीजन होता है तो इनमें एक ब्रीडिंग के लिए ल्यूनर साइकिल देखने को मिलती है। जब फुल मून वाली कंडीशन होती है, जब सी के अंदर हाई टाइड आता है, उस समय ढेर सारे नेरिस सी सरफेस के ऊपर तैरना चालू करते हैं और तैरते हुए ब्रीडिंग करते हैं। ब्रीडिंग करने के बाद में इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, और इस तरह से इनका जो ब्रीडिंग होता है वो कंप्लीट होता है। लार्वा होगा बॉडी इनकी डेवलपमेंट में, ट्रोकोफोर लार्वा होगा, जो कि बाद में मेटामॉर्फोसिस एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू लार्वा जो होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेटामॉर्फोसिस के थ्रू क्या होगा कि लार्वा कन्वर्ट इनटू द एडल्ट, लार्वा एडल्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नेरिस के बारे में समझ में आया आपको? तो ये जो एनिमल आपको दिख रहा है ये कौन सा है? नेरिस। तो ये छोटा सा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है, कैटरपिलर जैसा आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, इट बिकम क्लियर? ठीक है, अब इसके बाद हम ये जो एनिमल है ये किस में आता है? देखिए, यदि हम एनिलिड्स के क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग डिस्कस करें तो पूरे के पूरे एनिलिड्स को 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। तो एनिलिड्स में जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो एनिमल के लोकोमोटरी ऑर्गन्स के बेस पे किया गया है। तो एनिलिड्स की एक क्लास होती है जिसे कि हम पॉलीकीटा के नाम से जानते हैं। कौन सी क्लास? तो नेरिस किस में आता है? एक क्लास होती है एनिलिड्स की जिसे बोला जाता है पॉलीकीटा। तो पॉलीकीटा के अंदर नेरिस को काउंट किया जाता है। तो इस क्लास के जितने मेंबर होंगे वो सभी मरीन होंगे, यूनिसेक्सुअल होंगे, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा और लोकोमोशन पैरापोडिया के थ्रू देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी क्लास के कुछ और भी ढेर सारे इंटरेस्टिंग एनिमल हैं जिनके ऊपर कभी कभी क्वेश्चंस आए हैं। जरा हम उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि एक एनिमल है जिसे हम बोलते हैं चीटोप्टेरस के नाम से जानते हैं। Chaetopterus. Chaetopterus is known as पैदल। तो ये बड़ा ही मिस्टेरियस, बड़ा ही यूनिक एक एनिलिड्स होता है और ये मरीन होता है और इसमें
बायोल्यूमिनेसेंस देखने को मिलता है। किसके अंदर? चीटोप्टेरस के अंदर। ठीक है, चीटोप्टेरस का कॉमन नेम क्या हो गया? पैडल वर्म। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? बायोल्यूमिनेसेंस देखने को मिलता है। बायोल्यूमिनेसेंस एक नेचुरल फिनोमेना होती है जिसमें कि कोई भी एनिमल अपनी बॉडी के अंदर से लाइट इमिट करता है। जैसे कि आपने रात में देखा हो, कई ढेर सारे इंसेक्ट रात में लाइट छोड़ते हुए दिखाई देते हैं ना। ठीक है, फायर फ्लाई, जुगनू जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, देखे होंगे आपने। वो कौन सी फिनोमेना है? वो है बायोल्यूमिनेसेंस। तो इसमें आपको बायोल्यूमिनेसेंस देखने को मिलता है। एक और एनिमल है, उसका नाम है एफ्रोडाइट। एफ्रोडाइट जो होता है, इसे हम सी माउस के नाम से जानते हैं। ये भी एक एनिलिड्स है जो समुद्र में देखने को मिलता है। इन सभी एनिमल्स में कौन कौन सा? नेरिस में, चीटोप्टेरस में और एफ्रोडाइट में, इनके अंदर एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर जिसे कि हम क्लाइटेलम के नाम से जानते हैं, वो देखने को नहीं मिलता है। तो इन सभी एनिमल में एक स्पेशल स्ट्रक्चर जिसे क्या बोला जाता है? क्लाइटेलम। तो वो यहाँ पर क्या होता है? अब्सेंट होता है। तो क्लाइटेलम यहाँ पे क्या होगा? अब्सेंट होगा। अब दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्लाइटेलम का मतलब क्या होता है? कौन सी नई चीज आ गई क्लाइटेलम? तो अभी अर्थवर्म डिस्कस करता हूं, उस समय मैं आपको ये डिस्कस करूंगा। ठीक है, क्लियर? तो नेरिस के बारे में जितना हमने डिस्कस करना था उतना हमने डिस्कस कर लिया। आई थिंक आपको नेरिस एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। उसके साथ चीटोप्टेरस और एफ्रोडाइट ये भी क्लियर हो गए होंगे। एफ्रोडाइट जो नाम है वो एक ग्रीक के देवता के ऊपर रखा गया है। तो एफ्रोडाइट नाम जो नेम है, द नेम ऑफ एफ्रोडाइट इज द नेम ऑफ ग्रीक गॉडेस। एक ग्रीक गॉडेस का नाम है एफ्रोडाइट, जो कि इज गॉडेस ऑफ ब्यूटी, गॉडेस ऑफ लव और गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी है। ठीक है, तो उसी का नाम है, वो नाम इसको दिया गया है। एफ्रोडाइट देखने में तो काला सा चूहे जैसे दिखता है। आई डोंट नो इसको ये नाम क्यों दिया गया, आई डोंट नो, बट ये नाम इसको दिया गया है एफ्रोडाइट। ठीक है, अब एफ्रोडाइट के बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट हमारा एनिमल, वो कौन सा है? फेरेटिमा। फेरेटिमा मतलब कि आर्थवम। आर्थवम देखते हैं कैसा होता है। ठीक है, तो नाउ वी डिस्कस अबाउट नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस क्लास, दैट इज अर्थवर्म। अब अर्थवर्म का जो साइंटिफिक नेम है वो है फेरेटिमा। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है फेरेटिमा। इसका कॉमन नेम क्या होगा? इसका कॉमन नेम होगा अर्थवर्म। तो स्टूडेंट्स, इसका जो कॉमन नेम है ये अर्थवर्म है। और देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले आपको डिस्कस किया था कि एनिलिड्स में 3 क्लास होती हैं। एनिलिड्स का जो क्लासिफिकेशन है वो लोकोमोटरी ऑर्गन के ऊपर डिपेंड है। तो पॉलीकीटा में ऐसे सभी एनिमल को रखा गया था जिनमें कि लोकोमोशन पैरापोडिया के थ्रू होता है। इसकी जो क्लास आती है, मतलब कि ये अर्थवर्म जो होता है ये आता है क्लास ओलिगोकीटा में। ओलिगोकीटा में जितने भी एनिमल आते हैं उनमें लोकोमोशन सीटी के थ्रू देखने को मिलता है। किसके थ्रू देखने को मिलता है? सीटी करके एक स्ट्रक्चर होते हैं काइटिन के बने हुए, उनके थ्रू देखने को मिलता है। अर्थवर्म की बात करें तो अर्थवर्म में जो फेरेटिमा होता है यह टेरेस्ट्रियल एनिमल है।
ये एनिमल कैसा है? टेरेस्ट्रियल, जो आपको मॉइस्ट सॉइल के अंदर देखने को मिल जाएगा। कहां देखने को मिल जाएगा? ये आपको मॉइस्ट सॉइल में देखने को मिल जाएगा। इसमें पैरापोडिया तो एब्सेंट होते हैं, बट इसमें जो लोकोमोशन होता है वो सीटी के थ्रू होता है, जो कि काइटिन के बने हुए स्ट्रक्चर है। तो यहां पर आपको जो लोकोमोटरी ऑर्गन दिखाई देंगे वो कौन से हैं? सीटी। सीटी क्या है? स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जो किससे बना होता है? मेड बाय काइटिन। तो सीटी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हैं जो इसके जो सेगमेंट्स हैं, सेगमेंट्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। ईच एंड एवरी सेगमेंट के दोनों साइड में निकले हुए स्ट्रक्चर होते हैं और ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। तो इसमें जो लोकोमोशन हो रहा है वो किसके थ्रू देखने को मिल रहा है? आपको सीटी के थ्रू देखने को मिल रहा है। यहां पर हेड क्लियर का डिफरेंशिएट नहीं होता है, तो यहां पर जो हेड है नॉट डिफरेंशिएटेड, यहां पे हेड जो होता है वो डिफरेंशिएटेड नहीं होता है। और इस एनिमल के अंदर आई भी नहीं होती है, तो आई लैकिंग इन दिस एनिमल, तो यहां पर आपको आई देखने को नहीं मिलेंगी। अच्छा, अब आपने देखा होगा जितने भी अर्थवर्म होते हैं उनके हेड के थोड़ा सा पीछे की साइड में एक डार्क रेड कलर का स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को हम क्लाइटेलम के नाम से जानते हैं। तो इस एनिमल में आपको थ्रू आउट लाइफ आपको क्लाइटेलम देखने को मिलता है। क्लाइटेलम रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना। तो यहां पर क्लाइटेलम प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ, फंक्शन help in रिप्रोडक्शन। तो किसमें हेल्प करता है? रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। अब ये खाता क्या है? तो ये जो एनिमल होते हैं ये जो डेड ऑर्गेनिक जो मैटर होता है जिसे हम डेट्राइटस के नाम से जानते हैं, तो उसे ये फीड करते हैं। तो अर्थवर्म कैसा एनिमल है? डेट्रिटिवोरस एनिमल है, ठीक है। अच्छा, क्लाइटेलम जो होता है उसकी इस एनिमल में पोजीशन फिक्स होती है। तो क्लाइटेलम कहां देखने को मिलेगा? इसके सेगमेंट नंबर 14 से लेकर सेगमेंट नंबर 16 तक आपको क्लाइटेलम देखने को मिलेगा, ये याद रखिएगा। तो क्लाइटेलम की पोजीशन क्या होती है अर्थवर्म में? सेगमेंट नंबर 14 से लेकर सेगमेंट नंबर 16। तो आप अर्थवर्म को देखिएगा, एक डार्क रेड कलर का स्ट्रक्चर्स दिखाई देगा थोड़ा सा हेड के पीछे की साइड में। ये क्या है? ये क्लाइटेलम है, ठीक है। अब उसके बाद ये एनिमल कैसे होते हैं? सोइलीवोरस होते हैं, डेट्राइटिवोरस होते हैं। डेट्रिटिवोरस एनिमल है। डेट्रिटिवोरस मतलब कि फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, इसे क्या बोलेंगे? डेट्राइटस। वे किसके ऊपर फीड करते हैं? डेट्राइटस को खाते हैं, ठीक है ना। और सॉइल में रहते हैं, तो कुछ लोग इसको सोइलीवोरस के नाम से भी जानते हैं।
ठीक है। अब ये एनिमल कैसे हैं? बाइसेक्सुअल। तो ये एनिमल वो कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल होते हैं, मोनोसियस होते हैं या हर्माफ्रोडाइट होते हैं। ठीक है। इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है, अब इनके क्लाइटेरा वाले पोर्शन पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं कॉकोन, तो वहां पे होता है जो बॉडी के आउटसाइड में है। तो फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन की जो साइट है कहां होगी? इन कोकून। साइट कहां होता है? ये कोकून में होता है। ये अंडे देते हैं एनिमल, तो ये कैसे हैं? ओविपेरस है। और इनमें जो डेवलपमेंट है वो कैसा होता है? डायरेक्ट होता है। डेवलपमेंट कैसा है यहां पर? डायरेक्ट। ठीक है। तो इनमें जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल है, और साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है इसमें? कोकून। और डेवलपमेंट यहाँ किस तरह का है? डायरेक्ट। मतलब कि आपको कोई भी लार्वा स्टेज लाइफ में देखने को नहीं मिलेगी, बिना किसी लार्वा स्टेज के इनमें डेवलपमेंट हो जाता है। समझ में आ गया ना? ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा इनके एक्सक्रीशन की बात कर रहे हैं। तो एक्सक्रीशन इनमें किससे होगा? इन एनिमल में जो एक्सक्रीशन होता है वो किससे होता है? एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन किसके थ्रू होता है? नेफ्रिडिया। और नेफ्रिडिया के अलावा इनकी सीलों में एक स्पेशल टाइप की सेल्स भी देखने को मिलती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं क्लोरोगोगन सेल्स। ये एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं। तो ये वर्टिब्रेट के लीवर के एनालॉगस स्ट्रक्चर है। कैसे स्ट्रक्चर है ये? एनालॉगस। एनालॉगस क्या होते हैं, होमोलॉगस क्या होते हैं, ये हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से। ठीक है। तो नेफ्रिडिया एंड क्लोरोगोगन सेल्स, इनमें एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया ना? अच्छा, अब हमारे जो अर्थवर्म होते हैं ये क्या करते हैं? डेड ऑर्गेनिक मैटर को फीड करते हैं, खाते हैं। इनका फीकल मैटर अच्छी मेन्यूर होता है, बहुत अच्छी खाद होता है। और सॉइल के अंदर जब रहेंगे तो क्या करेंगे? सॉइल को ये पोरस करेंगे। सॉइल के अंदर रहते हैं ना, तो उसमें ये पोरस करते हैं। और सॉइल की पोरेसिटी की वजह से, सॉइल के पोरस होने की वजह से क्या होता है? उसमें एयरेशन, उसमें एयर अच्छी तरह से पास आउट होती है हवा के अंदर, सॉइल के अंदर, जो कि बहुत जरूरी होती है। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि शेतकरी लोग क्या करते हैं कि सोइंग करने के पहले, कोई भी फसल को बोने के पहले प्लाउ से अच्छी तरह खेत को क्या करते हैं? पोरस कर लेते हैं। क्यों? ताकि उसके अंदर हमारे प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रो कर सकें। ठीक है। तो जो काम शेतकरी प्लाउ से कर रहा है और मेन्यूर डालने का काम कर रहा है, वो दोनों के दोनों काम तो ये हमारे अर्थवर्म कर रहा है ना। इसलिए अर्थवर्म को हम फ्रेंड ऑफ फार्मर के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? तो इसे किसानों का मित्र बोला जाता है। ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज फ्रेंड ऑफ फार्मर। ठीक है, शेतकरीचा मित्र के नाम से इसको हम जानते हैं। इट बिकम क्लियर? ये समझ में आ गया आपको? अब इसकी कई ढेर सारी वेराइटियां हमारी इंडिया में देखने को मिलती हैं अर्थवर्म की। जैसे कि अभी हमने इसका जो वेराइटी मेंशन किया था, कौन सा? फेरेटिमा। तो फेरेटिमा वेराइटी इसकी नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलती है। ठीक है। उसके अलावा अर्थवर्म की एक वेराइटी और है। तो फेरेटिमा वेराइटी कहां देखने को मिलती है इसकी? तो ये क्लियर हो गया ना कि अर्थवर्म इज अ फ्रेंड ऑफ फार्मर। ठीक है। अब इसके बाद इसकी कई वेराइटी हैं, जैसे कि फेरेटिमा। ये वेराइटी देखने को मिलती है आपको
नॉर्थ इंडिया में। ये लाइट पिंक कलर की वेराइटी होती है अर्थवर्म की, ये आपको नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलती है। ठीक है, उसी तरह से इसकी एक वेराइटी और है, थोड़ी सी बड़ी होती है और डार्क ब्राउन पिंकिश कलर की वेराइटी होती है, जिसे हम बोलते हैं मेगा स्कोलैक्स। ये वेराइटी आपको साउथ इंडिया में देखने को मिलेगी। इसकी एक वेराइटी और है, जैसे कि हम लुम्ब्रिकोइडिस के नाम से जानते हैं या लुम्ब्रिकस के नाम से जानते हैं। तो लुम्ब्रिकस आपको देखने को मिलती है यूरोप में। ये वेराइटी आपको देखने को मिलेगी यूरोप कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगी। ठीक है ना। तो तीन इसकी काफी पॉपुलर वेराइटी है। दुनिया में कुछ जगह अर्थवर्म को खाने का भी काम किया जाता है। हमारे नॉर्थ इंडिया में कई जगह, सॉरी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कई जगह लोग इसको फीड भी करते हैं, खाते भी हैं। ठीक है। इसकी एक वेराइटी और है अर्थवर्म की, जिसे कि हम ट्यूबिफेक्स के नाम से जानते हैं। ट्यूबिफेक्स को हम ब्लड वर्म के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। ये बहुत ही डार्क रेड कलर का होता है ट्यूबिफेक्स। ठीक, डार्क रेड कलर का अर्थवर्म है। ये कहां देखने को मिलेगा? जो पॉल्यूटेड रिवर होती हैं उनमें ये देखने को मिलता है। इसलिए इसे हम पॉल्यूशन इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं। मान लीजिए किसी नदी के अंदर ये ज्यादा देखने को मिल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो नदी पॉल्यूटेड हो गई। ठीक है। तो इट्स ए बेस्ट इंडिकेटर ऑफ वाटर पॉल्यूशन। कौन? ट्यूबिफेक्स। ठीक है। इसे ब्लड वर्म बोला है हमने कॉमनली। ब्लड फ्लू आपने प्लेटीहेल्मिंथेन में पढ़ा था। शिस्टोसोमा को हमने ब्लड फ्लू बोला था, तो वो अलग है और ये ब्लड वर्म हमारा अलग है। इट बिकम क्लियर? ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको ट्यूबिफेक्स क्या होता है। ठीक है। तो अर्थवर्म के बारे में इतना नॉलेज सफिशिएंट है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एनिमल के ऊपर डिस्कस करते हैं, वो है हमारा हिरुडीन, जो कि क्लास हिरुडीन एरिया में इंक्लूड किया जाता है। उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा हिरुडीन एरिया। ये क्लास हिरुडीनिया के अंदर इंक्लूड किया जाता है और इस एनिमल का जो कॉमन नेम है, वो कॉमन नेम है इस एनिमल का कैटल लीच। इसे हम कैटल लीच के नाम से जानते हैं। अब ये एनिमल सैंग्विवोरस होता है, मतलब कि ब्लड सकिंग टाइप का होता है। मतलब ये अपने भोजन में क्या खाएगा? ब्लड को। तो फीड ऑन ब्लड। कोई भी एनिमल ऐसा जो कि अपने भोजन में ब्लड को फीड करता है, उसे हम क्या बोलेंगे? सैंग्विवोरस के नाम से जानते हैं। तो कैसा होता है ये? सैंग्विवोरस होता है। दीज आर एक्टोपैरासाइट। जितने भी दूसरे हमारे एक्वेटिक फिश हैं और हमारे जो पॉन्ड्स में, रिवर के अंदर नहाने के लिए जो भी कैटल्स जाते हैं, पानी पीने के लिए कैटल्स जाते हैं, तो उनकी बॉडी से अटैच होकर यह ब्लड सकिंग करता है। ठीक है। अब जरा इस एनिमल को जरा देखिए। ये आपको एनिमल दिख रहा है? ये एनिमल जो है ये ऑलिव ग्रीन कलर का होता है। इसकी जो बॉडी का कलर कैसा होता है? वो होता है हमारा ऑलिव ग्रीन, या ये आपको ब्लैक भी देखने को मिल सकता है। तो ये ऑलिव ग्रीन या ब्लैक कलर का एनिमल होता है। इसकी बॉडी में नंबर ऑफ सेगमेंट जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। तो इसकी बॉडी के अंदर जो सेगमेंट का नंबर होता है, इसकी बॉडी में कितने सेगमेंट देखने को मिलते हैं? हमको 33 सेगमेंट देखने को मिलते हैं। इसकी बॉडी में दो शकर होते हैं, एक एंटीरियर शकर, दूसरा पोस्टीरियर शकर। पोस्टीरियर शकर जो होता है वो बॉडी को अटैच करने के लिए होता है, ये बड़ा शकर होता है। और जो एंटीरियर शकर होता है यह ब्लड सकिंग के लिए होता है। ठीक है। अब इसकी जो सलाइवा होती है, उस सलाइवा के अंदर एक स्पेशल टाइप का
एंटी ब्लड कोएगुलेंट या एंटी ब्लड क्लोटिंग एजेंट प्रेजेंट होता है, जिसे कि हम हिरुडीन के नाम से जानते हैं। अब ये हिरुडीन क्या करेगा, यह ब्लड का क्लोट नहीं बनने देता है। आजकल आर्टिफिशियली बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड से हिरुडीन का प्रोडक्शन किया जाता है, और जो ब्लड बैंक होते हैं उसमें जो ब्लड स्टोर किया जाता है उसमें थोड़ी सी अमाउंट में यह मिक्स कर दिया जाता है ताकि ब्लड का क्लोटिंग नहीं हो। इन एनिमल में क्लाइटेलम देखने को मिलती है, पर वो टेम्परेरी क्लाइटेलम देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलेगी, वो देखने को मिलेगी सेगमेंट नंबर 9, 10 और 11 के ऊपर टेम्परेरी देखने को मिलेगी। कब देखने को मिलेगी, एट द टाइम ऑफ ब्रीडिंग सीजन। क्लाइटेलम का फंक्शन हमने डिस्कस कर ही लिया था कि यह ब्रीडिंग में ही हेल्प करता है, ठीक है। अब उसके बाद इसमें कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन देखने को नहीं मिलता है। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई लोकोमोटरी ऑर्गन देखने को नहीं मिल रहा है तो फिर ये लोकोमोशन कैसे करता है। ये मसल्स की जो अंडुलेटिंग मूवमेंट होती है, अब बॉडी बॉल है, बॉडी बॉल में जो है सर्कुलर मसल्स भी है, लॉन्जिट्यूडनल मसल्स भी है, तो उन मसल्स में जो अंडुलेटिंग मूवमेंट होती है, तो उस अंडुलेटिंग मूवमेंट की वजह से ये एनिमल क्या करेगा कि मूवमेंट करेगा। समझ में आया ना। तो इस तरह से यह मूवमेंट करता है। इसके अलावा अब यहां पर आपको एक बात और मैं बताऊंगा कि यह ब्लड सकर है, इसको डेली तो खाना मिलता नहीं है, तो इसकी बॉडी में एक स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू मिलता है जो ब्लड से तैयार होता है। तो कटल फिश के अंदर, कैटल लीच के अंदर आपको एक स्पेशल टाइप का टिश्यू इसकी एलिमेंट्री कैनाल में देखने को मिलेगा। तो इस एनिमल की जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसमें आपको एक स्पेशल टाइप का टिश्यू देखने को मिलेगा। कौन सा, बोट्रियोडल टिश्यू देखने को मिलता है। और यह टिश्यू एक तरह का क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। कौन सा टिश्यू है ये, एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, बोट्राइडल टिश्यू। और बोट्राइडल टिश्यू क्या है कि यह एनर्जी सेविंग करके रखता है। जब भी एनिमल को फूड की आवश्यकता होती है, कुछ मिला नहीं खाने के लिए, तो वो क्या करेगा कि इस बोट्राइडल टिश्यू से अपने लिए एनर्जी गेन कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोट्राइडल टिश्यू देखने को मिलता है, इस पर कई बार क्वेश्चन आया है, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, ठीक है। इसमें आपको एमसीक्यू सभी आपको बुक्स में देखने को मिल जाएंगे, ठीक। ये हो गया। अब इसके बाद ये एनिमल बाइसेक्सुअल होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है, मतलब एक ही एनिमल में मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्शन दोनों देखने को मिलते हैं। सेम कंडीशन आपको अर्थवर्म में भी देखने को मिलती है, उसमें भी जो है आपको एक ही इंडिविजुअल के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों देखने को मिलेंगे। अर्थवर्म में हर्माफ्रोडाइट था अर्थवर्म भी, पर वहां पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिल रहा था। ये भी हर्माफ्रोडाइट है और यहाँ पे भी आपको क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। अब इसकी कई वैरायटी देखने को मिलती हैं, जैसे कि इसकी एक वैरायटी होती है जिसे कि हम यूरोपियन वैरायटी, जिसे कि हम हिरुडो के नाम से जानते हैं। तो आजकल उसका यूज जो है मेडिसिन की फील्ड में बहुत किया जाता था एक जमाने में। सॉरी, पुराने जमाने में जो यूनानी सिस्टम में किसी को कोई ट्यूमर का प्रॉब्लम आ गया, किसी को कोई जो है ब्लड कहीं बॉडी में खराब हो गया, तो बॉडी से ब्लड को कैसे रिमूव आउट किया जाए। पुराने जमाने में क्या करते थे हमारे जो डॉक्टर लोग होते थे, यूनानी डॉक्टर जो होते थे, वो क्या करते थे, जैसे मान लीजिए किसी को यहाँ ब्लड खराब हो गया, तो क्या करते थे वहां पे लीच को चिपका दिया करते थे। लीच चिपकी रहती थी 2-1 घंटे तक, वो ब्लड सक करती रहती थी वहां से। अच्छा, जब ये ब्लड सक करती है तो कोई पेन नहीं होता बॉडी में, तो पेशेंट को पता भी नहीं होता था, कोई पेन भी नहीं होता, तो पूरा जो गंदा ब्लड था वो सक कर दिया जाता था। जब डॉक्टर देख लेता था कि ब्लड पूरा सक हो गया, बाद में उस लीच को रिमूव कर देता था। तो इस तरह से पुराने जमाने में बॉडी से खराब ब्लड को निकालने के लिए इन लीचेस का यूज किया जाता था। तो कौन सी लीच का यूज किया जाता था, एक यूरोपियन वैरायटी की लीच आती है जिसे कि हम हिरुडो के नाम से जानते हैं, ठीक है। कुछ लोग इसको मेडिसिनल लीच के नाम से भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका यूज किया जाता था, ठीक है। तो हिरुडो या इस एनिमल्स में से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने पूरे डिस्कस कर लिए हैं। इसके साथ हमारे किंग फाइलम एनिलिड्स के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो कंप्लीट हो गए। थैंक यू स्टूडेंट्स।
लेक्चर को अच्छी तरह से समझिए, वॉच कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।